अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन का काम क्या है और कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा शॉर्ट हैंड, हमारे पास एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सबको, मतलब केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल इक्वेशन में बात करूँ तो क्या है, केमिकल इक्वेशन हमारे पास, केमिकल इक्वेशन एक इज अ शॉर्ट हैंड मेथड। ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन। किस उसमें हम केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जितने भी उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम दो रिएक्शन की बात करें, अगर मैं आपको एक रिएक्शन बोलूँ कि मैंने बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने बोला है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है हमारे पास किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ कि एक मेरा ये क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो रहा है, हमारे पास रिएक्ट हो रहा है। बट ये मेरा एक थ्योरेटिकल फॉर्म है, हमें इसको इस तरीके से लिखना है, इसके जो इसके अंदर प्योर सब्सटेंसेस मौजूद है हम उसकी टर्म्स में से लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन का मकसद ही क्या है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हमें टर्म्स मौजूद हैं, केमिकल सब्सटेंस मौजूद हैं, उनके सिंबल्स के ज़रिए हम केमिकल इक्वेशन को डिस्क्राइब करें। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे लिखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो HCl हमारे पास इसका क्या बन जाता है, केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरीके से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मालूम करें तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, NaOH, जिसके अंदर सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मौजूद है। ये हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम का एक एटम मौजूद है, ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद है और हाइड्रोजन का एक एटम मौजूद है। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखें तो क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का एक एटम मौजूद है और क्लोरीन का एक एटम मौजूद है। तो ये केमिकल इक्वेशन के जरिए हम सब्सटेंसेस को, उनकी प्योर सब्सटेंसेस को उनकी टर्म्स के अंदर आराम से लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, हमने ये देखा। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है और केमिकल इक्वेशन के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है। अगर हम एक केमिकल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, जो भी हमारे पास स्टार्टिंग सब्सटेंस है, जैसे अभी हमने क्या लिया, सब्सटेंस लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हमने क्या बोला था, इसे रिएक्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम थ्योरेटिकल फॉर्म से कैसे टर्म्स में लिख देते हैं। तो हम केमिकल इक्वेशन हमें डिस्क्राइब करती है प्योर सब्सटेंसेस को उनकी टर्म्स में लिखने के लिए। सही है। तो अगर मेरे पास ये जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस है जिनको मैंने रिएक्ट करवाया है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये साइड ये कहलाते हैं हमारे पास रिएक्टेंट। जो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। सही है। और इनको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम इन्हें हमेशा लिखते हैं। और अब इन दोनों को रिएक्ट करने की वजह से, इन दोनों को रिएक्ट करने की वजह से जो चीज़ें हमारे पास बनती है, जैसे कि अब HCl और NaOH को हमने क्या किया, रिएक्ट किया है, तो हमारे पास फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। अगर हम लिखें तो HCl प्लस NaOH को हमने रिएक्ट कराया, तो हाइड्रोजन का प्लस एटम था, क्लोरीन का माइनस, यहाँ पर सोडियम प्लस का था और OH माइनस का। तो ये OH माइनस जो होगा H पॉजिटिव के साथ आ जाएगा और ये जो Na पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव के साथ आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को। तो हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से बन जाएगा, NaCl बन जाएगा एंड वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2O बन जाएगा हमारे पास। तो हमने ये देखा कि ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें तो इनसे हमारे पास ये दो चीज़ें हमारे पास बनी। एक तो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, एंड वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास बना, वाटर हमारे पास फॉर्म हुआ। तो ये दो चीज़ें हमारे पास फॉर्म हुई, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा।
अब प्रोडक्ट हमेशा किस तरह लिखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड ऑफ द एरो के तरफ लिखा जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर ये एरो हमारे पास बहुत अहमियत रखता है। ये एरो हमें बताएगा कि रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, ठीक है। ये एक एरो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके का हमारा रिएक्शन हो रहा है। इस तरीके से हमारे पास एक एरो होता है, और या तो इस तरीके से हमारे पास एक एरो लगा हुआ होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। ये एरो हमें ये बता रहा होता है कि रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल है एंड क्या है, नॉन कंटिन्यूस है, नॉन कंटिन्यूस रिएक्शन है। इरिवर्सिबल और नॉन कंटिन्यूस ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि वापस नहीं हो सकते। मतलब ये एंड जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया एंड वाटर बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH को रिएक्ट कराया, तो हमारे पास NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल बना। ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल बना है, अब हम ये हमारे पास खुद ब खुद ये वापस नहीं बन सकता जब तक हम इसका दोबारा केमिकल रिएक्शन ना करें, सही है। तो ये एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रहता है जब हम एक सिंगल एरो से लिखते हैं, मतलब ये रिएक्टेंट होता है कंप्लीटली इस प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड इरिवर्सिबल को हम नॉन कंटिन्यूस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक ये डबल एरो होता है। ये डबल एरो है, हमें ये बता रहा होता है कि क्या होता है, हमारा जो भी रिएक्शन है वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा एंड कंटिन्यूस बोल सकते हैं हम रिवर्सिबल और कंटिन्यूस रिएक्शन। मतलब जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो हमारा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम कोई एक ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के अंदर भी चेंज हो सकता है। मतलब एक साइकिल चलेगी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा एंड देन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन और कंटिन्यूस रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर, अब हमने ये तो देखना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। अब जैसे कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था ना हमारा, यही हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन, ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। तो इसके साथ अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने इसके साथ लिख दिया 2। तो ये 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एज ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है किसका, HCl का, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इस रिएक्शन के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सही है। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस 2 से हमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल्स हैं यहाँ पे हमें गिवन है। अगर हम बोलें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी यहाँ पे कितने गिवन है, 2 मोल्स ऑफ HCl हमें यहाँ पे गिवन है। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 3 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 मोल्स ऑफ HCl। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो मतलब अभी हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म कितना है हमारे पास, 1 मोल्स ऑफ HCl यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास कोफिशिएंट जो लगा हुआ होता है वो हमारे पास ये बता रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, किसी भी नंबर के फ्रंट में या उसके साथ जो हमारे पास नंबर लिखे होते हैं। अब तीसरी बात आती है, हमारे पास कुछ चीज़ों के साथ हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ होता है, जी लिखा हुआ होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। अगर हम देखेंगे तो ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे करके हमारे पास गैस की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ होता है। अगर मैं NaCl के साथ लिख रहा हूँ तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। अगर मैं NaCl के साथ वाटर के साथ लिख रहा हूँ कि मेरे पास L लिखा हुआ है, यहाँ पे L इसके साथ हमने लिख दिया। तो ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल जो हम सिंबल्स इनके साथ लगाते हैं, ये इनकी स्टेट को हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस स्टेट के अंदर मौजूद है। अगर हम इस स्मॉल s की बात करें तो ये स्मॉल s ऐसे बता रहा होता है कि जो भी आपका केमिकल फॉर्मूला है, जो आपका कंपाउंड है, वो किस स्टेट में मौजूद है, सॉलिड स्टेट में मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि स्मॉल l जो हमारे पास है, स्मॉल l आपको हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ लिक्विड में मौजूद है, लिक्विड स्टेट में मौजूद है। और जिसके साथ जी लगा हुआ होता है वो हमें ये बताता है कि ये चीज़ गैस स्टेट में, या ये सब्सटेंस हमारे पास गैस स्टेट में, गैसियस स्टेट में मौजूद है। जैसे कि O2 हमने लिखा था एग्जांपल इसकी,
अभी पीछे तो O2 के साथ हम G लिखे हुए हैं, तो मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन गैस मौजूद है हमारे पास। जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो, या रिएक्टेंट अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं तो वो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। इसी तरीके से लिक्विड की अगर हम बात करें, तो अगर हम वाटर के साथ देखें, तो वाटर के साथ अगर हम स्मॉल l लिखते हैं, तो लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास ये प्रोडक्ट में आया है, या हमारे पास ये रिएक्टेंट में हमने इसे यूज किया लिक्विड फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखना चाहें, तो अगर हम देखें तो NaCl कॉमन सॉल्ट जो है हमारे पास, टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, तो NaCl है हमारे पास। अगर हम इसके साथ लिख देते हैं स्मॉल s, तो मतलब ये सॉलिड स्टेट में मौजूद है हमारे पास। सॉलिड स्टेट में हमारे पास NaCl मौजूद है। किससे पता चल रहा है हमें, इनसे, इनके साथ जो हमने सिंबल लगाए हैं S, L और G। S रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉलिड स्टेट को, L लिक्विड स्टेट को, G गैसियस स्टेट को। ये हमारे पास पता चल गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक एक्वास भी लगा होता है। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वास। एक्वास स्टेट हमें ये बता रही होती है कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है या सॉल्यूशन, जो भी हमारे पास सब्सटेंस या एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास प्योर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। किसके अंदर मौजूद है, सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास मौजूद है। सही है। जिसके साथ भी हम AQ लगाते हैं, तो वो हमें क्या बता रहा होता है कि ये चीज इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, मतलब उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कैटलिस्ट, हमारे पास कैटलिस्ट, तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। सही है। कैटलिस्ट का काम अभी हम देखते हैं कि इस तरीके से एरो के ऊपर लिखा होता है कैटलिस्ट हमारे पास। सही है। इस तरीके से हमारे पास एरो, जो हमारे पास एरो जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो कंटिन्यूस है या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या नॉन कंटिन्यूस है, तो वो एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखे होते हैं। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि रिएक्शन को तेज करना, स्लो रिएक्शन को तेज करना इसका काम होता है। कि जो रिएक्टेंट, समझे हमारे पास एक रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था, रिएक्शन को हमें तेज करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था। अगर मैं इसकी टाइम डिपेंडेंट एक सिंपल एग्जांपल है कि मेरे पास 1 घंटे के अंदर ये बन रहा था, तो कैटलिस्ट यूज करके मैं उसको थोड़ा से जल्दी कर सकता हूँ। मैं जैसे 30 मिनट में वो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन को तेज कर देता है, लेकिन कैटलिस्ट के यूज करने से उस रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन था HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, और इससे हमारे पास क्या बना, इससे हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था NaCl प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बना था। तो अगर इसके अंदर मैं कोई कैटलिस्ट यूज करता हूँ, कैटलिस्ट अगर हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन को सिर्फ तेज करेगा, इन दोनों के रिएक्शन को तेज करेगा इन दोनों में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं लेगा। मतलब इनके साथ कोई मिलकर कंपाउंड नहीं बनाएगा, कोई अपना रिएक्शन इसके अंदर नहीं करेगा, सिर्फ इनके रिएक्शन को तेज कर देगा, जिससे ये प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने देख लिया कि कैटलिस्ट क्या होता है। हम केमिकल इक्वेशन के अंदर कैसी टर्म्स होती हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, रिएक्टेंट देखा, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पर होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन देखे हमने। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं, जब दो मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन के, सही है, जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाइड्रोजन है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, सही है, एंड अगर मैं बात करूँ तो एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सही है। मैं क्या ले रहा हूँ, एक 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ ऑक्सीजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दो मॉलिक्यूल्स किसके हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के, एंड एक मॉलिक्यूल किसका है हमारे पास, ऑक्सीजन का है। सही है। ये हमारे पास क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करने के बाद इनसे हमारे पास क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या होगा, फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म। कैसे फॉर्म हो रहा है, हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सही है। एक मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो एटम आपस में रिएक्ट कर दे, दो एटम जो होता है कंबाइन हो जाए एक दूसरे से, सिमिलर एटम।
तो हमारे पास मॉलिक्यूल बना। तो ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, हमने क्या बोला, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे ले लिया। और इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने किसका, ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, सही है, एंड ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। जी मैंने लिखा है इसके साथ, तो मतलब क्या है हमारे पास, ये क्या है, गैस फॉर्म में, और ये नॉन कंटीन्यूअस रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो क्या बोल रहे हैं हम, 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स हमें कैसे पता चलेगा, साइड में मोल्स क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर के, और वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। इसको हम अगर बैलेंस करके देखें, बैलेंस इक्वेशन अभी हम पूरी देखेंगे, तो ये 2 टू द हमारे पास 4 बन रहा है, सही है, हाइड्रोजन इधर, 2 टू द 4 हाइड्रोजन इधर, सही है। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एटम्स इधर है हमारे पास, ये एक मॉलिक्यूल हम इसे कहेंगे, और 2 1 द 2, इधर भी हमारे पास 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। हमने ये देखा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम उसको, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिनको हम कंटीन्यूअस और नॉन कंटीन्यूअस रिएक्शन भी कह सकते हैं। कैटलिस्ट के अंदर कैटलिस्ट का क्या पार्ट होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर, कहाँ पे लिखा जाता है, हमेशा उन्हें एरो के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है, जो भी हमारे पास कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है। और हमने ये देखा कि कोफिशिएंट ऑफ नंबर हमारे पास किस तरीके से है, कि हमारे पास जो साइड का नंबर होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस सब्सटेंस के जो उसके साथ है, सही है। और इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये कितने मोल हमारे पास मौजूद है, ये सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स या एटम किसी भी कंपाउंड का या मिक्सचर का या हमारे पास सब्सटेंस का। तो ये था हमारे पास केमिकल इक्वेशन का पूरा टॉपिक, कि किस तरीके से एक केमिकल इक्वेशन होती है, किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं।